हेलो एवरीवन। तो आज इस सेशन में हम कंप्लीटली जिस टॉपिक से आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है, स्पेशली जो नॉन साइंस के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, उस टॉपिक का हम पूरे तरीके से पोस्टमार्टम करने वाले हैं। बिफोर वॉचिंग दिस सेशन, मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बेसिक्स ऑफ जो बायोलॉजी वाला सेशन है उसको पहले देखना, ताकि आपको ये सेशन बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। ठीक है। अब एक मीम डाले मैंने, पीपल थिंकिंग डीएनए जीन क्रोमोसोम आर द सेम थिंग्स। नहीं, ओके, दे आर डिफरेंट। हाउ दे आर डिफरेंट? ओके, आई टेल। दिस इज अ ह्यूमन, लेट्स से दिस इज सिविल सोल्जर। ओके, दिस इज मी। मेरी बॉडी किससे बनी होगी? ओके, दे आर मेड अप ऑफ ऑर्गन्स। ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स। ओके, अब सेल के अंदर, लेट्स से, जस्ट अ मिनट, लेट्स से दिस इज अ सेल। ठीक है। अब सेल के अंदर भाई हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, देर इज अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के अंदर देर इज क्रोमोसोम्स। ओके, न्यूक्लियस के अंदर देर इज क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के अंदर ये जो दिख रहे हैं आपको, दे आर द डीएनए। और डीएनए के अंदर होते हैं जीन्स। ओके, जस्ट एक बेसिक बायोलॉजी का जो हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था उसका रेफरेंस दे रहा हूं। ठीक है, यू कैन सी सेल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन्स। ठीक है, जीन्स हमारे क्या होते हैं? दे आर अवर कैरेक्टरिस्टिक्स। भाई कोई लंबा गोरा, ओके, भूरी आंखें, लंबी आंखें, ओके, ब्लंट ब्लंट नोज, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके जीन्स पे रहते हैं। दिस इज इन सेल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर देयर इज बॉन्ड ऑफ डीएनए। ठीक है, देयर आर बॉन्ड ऑफ डीएनए। डीएनए किससे बनता है? प्रोटीन। ओके, प्रोटीन। अब इसके अंदर, डीएनए के अंदर देखो, ये डीएनए के स्ट्रक्चर से, डीएनए का एक स्ट्रक्चर को मैंने अलग कर दिया। ओके, दिस इज द आइसोलेटेड स्ट्रक्चर। इसके अंदर ये जो बेस पेयर्स, ये होते हैं जीन्स, ये भी प्रोटीन से बनते हैं। इन जीन्स के अरेंजमेंट, जीन्स क्या होते हैं? हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं ना। जेनेटिक है भाई, किसी का हेयर लॉस हो रहा है, जेनेटिक है। ठीक है, इस जीन्स के अंदर हमारे क्या होते हैं? विद इन दिस जीन्स हमारे फिजिकल मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। और इन जीन्स की स्टडी को, इन जीन्स, जीन्स बनते कैसे हैं? जीन्स आपके बनते ही आपको दिख रहे हैं, ये आपके बेस पेयर्स से बनते हैं। ओके, प्रीवियस बायोलॉजी वाले सेशन में देखा होगा, बेस पेयर्स डीएनए के अंदर क्या रहते हैं? नाइट्रोजन और फास्फोरस के बनते हैं। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन फास्फोरस के बेस पेयर्स रहते हैं, एडेनाइन, साइटोसाइन, थाइमाइन, गुआनाइन। ओके, इसका ये जो इन चारों केमिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है, ओके, इनके अरेंजमेंट से अलग अलग जीन्स, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, सबके अलग अलग जीन्स होते हैं। इन्हीं जीन्स के अरेंजमेंट की स्टडी को हम जीनोम बोलते हैं। जैसे वर्ल्ड में चल रहा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इंडिया में चल रहा है इंडीजन, इंडियंस के जीन्स को आइडेंटिफाई करना, जीन्स को मैप करना। तो इससे जितने भी डेंजरस लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस होती है, जैसे कि कैंसर, इन सब का ट्रीटमेंट निकल सकता है। ठीक है, रियल पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करने में यूजफुल रहेगा। क्रिमिनल साइंस, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा, क्रिमिनल्स को ढूंढने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज क्रोमोसोम्स। ओके, क्रोमोसोम्स के 23 पेयर्स होते हैं। ओके, एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का, एक्स एक्स मीन्स वुमेन, एक्स वाई मीन्स मैन। ओके, वाई क्रोमोसोम मैन। ओके, मैन को मतलब डिनोट करता है। एंड 22 नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स रहते हैं, इनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। क्रोमोसोम्स के बारे में डिटेल में हम पढ़ चुके हैं बेसिक बायोलॉजी वाले लेक्चर में, प्लीज रेफर दैट। ओके, ठीक है। देखो, क्रोमोसोम्स के बारे में हमने ये चीज देखी। ठीक है, एक्स वाई रहता है, एक्स गर्ल का रहता है, वाई बॉय का रहता है। ओके, अब थोड़ी सी हम डीएनए और आरएनए के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, लेट्स टॉक समथिंग अबाउट डीएनए आरएनए, फिर डीएनए के अंदर हम चीजों को देखेंगे। ये देखो, इनको तो आई गेस सभी जानते हैं। ठीक है, डीएनए इज डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए इज सिंगल राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अभी डीएनए आरएनए होते कैसे, इनके बेसिक को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, डीएनए के स्ट्रक्चर्स की अगर मैं बात करूं,
ठीक है, सबसे पहले मैं डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करूँ, फिर आरएनए की बात करूंगा। ठीक है, डीएनए के अंदर जो हमने सेल देखा था, डीएनए के अंदर जो उसका बेसिक मटेरियल रहता है उसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। डीएनए किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बनता है। डीएनए के तीन कॉन्स्टिट्यूएंट से बनते हैं, एक तो शुगर से बनता है, ठीक है, डाईऑक्सी शुगर है तो वो डीएनए हो गया, सिर्फ राइबोज हो गया तो वो आरएनए हो गया। ठीक है, फॉस्फेट रहता है, फॉस्फेट का बेस मतलब स्ट्रक्चर रहता है, ये डीएनए आरएनए में सेम रहता है। ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आरएनए का सिंगल स्ट्रक्चर रहता है, ओके, और नाइट्रोजन बेस रहता है। ओके, बस आपको क्या चीज याद रखनी है नाइट्रोजन बेस में एडेनाइन, साइटोसाइन, थाइमाइन और ग्वानाइन। थाइमाइन आपका डीएनए में हो जाएगा, और आरएनए की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एडेनाइन, साइटोसाइन, ग्वानाइन सब सेम रहेगा, बस थाइमाइन की जगह आरएनए में क्या जाएगा, आ जाएगा यूरासिल। बस इतना, जितनी चीजें बता रहा हूं उतना ही याद रखना है, अपन को कोई बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर या फिर डॉक्टर बनना ही नहीं है। ठीक है, ओके। अब देखो, डीएनए का काम क्या रहती है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। भाई हमारे जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, लंबा, काला, मोटा, पतला, ये सारी जेनेटिक चीजें, ठीक है। डीएनए खुद ब खुद ही रेप्लिकेट करता है, ओके, खुद ब खुद ही रेप्लिकेट करता है। डीएनए मिलता कहाँ पर है? डीएनए आपके कहाँ पे मिलता है? एक तो न्यूक्लियस में मिलता है, और दूसरा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस में बता चुका हूँ, ठीक है, बेसिक बायोलॉजी वाले लेक्चर में। ओके, अब माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ और सिर्फ मॉम से इनहेरिट होता है, ठीक है, ओवम से। रिप्रोडक्शन में अभी मैं बताऊंगा। डीएनए काफी स्टेबल रहता है, इट इज वेरी स्टेबल, ओके, एंड यूवी रेस से सबसे ज्यादा डैमेज होता है। स्टेबल है तो रिएक्टिव कम होगा एज कंपेयर टू आरएनए, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर एंड ट्रांसलेट करता है, स्टेबिलिटी कम रहती है डीएनए के कंपैरिजन में, ठीक है। ये यूवी रेजिस्टेंट रहता है, इट इज रेजिस्टेंट टू यूवी, ओके। ये खुद से ये कैसे कन्वर्ट होते हैं? डीएनए कन्वर्ट होता है आरएनए में, सिंथेसाइज होता है, ओके। कहां कहां पे मिलता है? ये आपके न्यूक्लियस, सेल के किसी भी न्यूक्लियस में मिल जाता है, साइटोप्लाज्म में मिल जाएगा, और राइबोसोम में मिलेगा। याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया में सिर्फ डीएनए मिलता है, ठीक है। आई होप यहां तक बातें क्लियर है, ओके। आगे चलते हैं। क्रोमोसोम्स के बारे में जो जो चीज हमने डिटेल में डिस्कस किया, आप यहाँ पे देख सकते हो। जीन्स के बारे में देख सकते हो, ओके। जीन्स डीएनए से बनता है, ये डीएनए का होता है। ये अलग अलग बेस पेयर बनते हैं, ठीक है। किसका? एडेनाइन, थाइमाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, इन सब के एक बेस पेयर बनता है। और ये जो रस्सी रहती है, बैकबोन शुगर फॉस्फेट का बनता है, शुगर एंड फॉस्फेट का। इन्हीं बेस पेयर के स्टडीज को जियोनॉमिक्स बोलते हैं, ओके, ओके। और इनका जो मैपिंग, इनका जो बेस पेयर को डिकोडिंग करने के प्रोजेक्ट को ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बोलते हैं। आगे अपन करंट अफेयर्स में सारी चीजें देखेंगे, क्लियर। ये डिफरेंसेस जो मैंने डिस्कस किया आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, पीडीएफ में पूरा मटेरियल आपके साथ शेयर कर दूंगा, ओके। अब देखो जीन एक्सप्रेशन, थोड़ा सा रुक, अच्छा जीन एक्सप्रेशन को देखो यहीं पे समझते हैं, ओके। विल अंडरस्टैंड द जीन एक्सप्रेशन हियर इटसेल्फ। बहुत इजीली समझ में आएगा, बहुत ही इजीली समझ में आएगा, ओके। क्रिस्पर कैस9, जीन एडिटिंग, ओके, ये सारी चीजों को समझाऊंगा। आगे सेल है, रिप्रोडक्शन, असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्निक्स, ओके। अब अपन देख लेते हैं जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, ओके। इसके ऊपर यूपीएससी का क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। जीन एक्सप्रेशंस को समझने के पहले मैं थोड़ा सा आपको सेल्स के बारे में एडवांस बता दूं, ठीक है। 5-10 मिनट में समझाना तो है ही, थोड़ा सा सीक्वेंशियल वे में चलते तो बेटर रहेगा। तो थोड़ा सा मतलब देखो, मैं सोच रहा था कि बायोलॉजी हालांकि लेक्चर आप देख लोगे, बट यहाँ पे छोटा से हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सेल्स अलग अलग टाइप के होते हैं। सोमैटिक सेल होता है, सोमैटिक सेल होते हैं कि जो कैन नॉट प्रोड्यूस अदर सेल्स, ठीक है। ये दूसरे सेल, जैसे कि स्किन सेल है तो स्किन सेल से दूसरे स्किन सेल ही बनेगा, बोन सेल है तो बोन सेल से बोन सेल ही बनेगा, ओके। इनको हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। अब आ जाते हैं जर्म लाइन सेल्स। ये आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, मेल में स्पर्म्स होता है एंड वुमेन में ओवम होता है, ओवरीज होते हैं। अब आ जाते हैं आपके स्टेम सेल। स्टेम सेल क्या होते हैं? इसकी कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स, या फिर आपका क्या हो गया, अडल्ट स्टेम सेल्स, ठीक है। एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स क्या होता है? ये जब बच्चा बनता है उसके एम्ब्रॉय के स्टेज में होता है, ओके, स्पेशलाइज सेल्स नहीं होता है। ये जो सेल्स होते हैं किसी भी दूसरे फॉर्म में इवॉल्व हो सकता है। लेट्स से बोन भी बन सकता है, हैंड भी बन सकता है, स्किन भी बन सकता है, ब्लड भी बन सकता है। इट कैन इवॉल्व इनटू एनी फॉर्म्स, ओके।
ये आपके किस में जायगोट, अभी जायगोट एम्ब्रॉय क्या होता है 2 मिनट में मैं बता रहा हूँ सारी चीजें। ये किसी भी फॉर्म में इवॉल्व हो सकता है। इस कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंट सेल्स, वी कॉल देम एज टोटीपोटेंट। मतलब अ पर्टिकुलर सेल कैन इवॉल्व इनटू एनी ऑर्गन, हेयर आईज किसी में भी बन सकता है। और दूसरा एक टाइप का सेल हो जाता है प्लूरीपोटेंट। प्लूरीपोटेंट में क्या रहता है, इट कैन इवॉल्व इनटू मेनी टाइप ऑफ सेल्स बट नॉट ऑल। जैसे टोटीपोटेंट में ऑल हो जाएगा, लेट्स से ये जो सेल रहेगा आईज बन जाएगा, ईयर बन जाएगा, नोज बन जाएगा, बट हो सकता है स्किन बोन ना बन पाए। ठीक है। अब ओलिगोपोटेंट क्या होता है, ओलिगोपोटेंट दैट कैन द सेल्स दैट कैन इवॉल्व इनटू ओनली सम टाइप ऑफ सेल। लेट्स से एक सेल है सिर्फ स्किन और बोन बन पा रहा है, कार्टिलेज, ओके, ईयर आईज ये सारी चीजें नहीं बना पा रहा। ओके, तो ये ऑल हो गया टोटीपोटेंट, ये मैक्सिमम हो गया, ये ओनली मिनिमम हो गया। अब ये ओलिगोपोटेंट कौन सी होती है, अडल्ट स्टेम सेल्स, इंसान के बोन मैरो में पाया जाता है। ओके, दे आर फाउंड इन द बोन मैरो। बोन मैरो हमारे के पास है, जिससे नए आरबीसी ब्लड्स बनते हैं। ठीक है, ये अपन ने देख लिया। ओके, थोड़ा सा प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बता देता हूँ, फिर मैं सारी चीजें बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, लेट्स टॉक समथिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन। ओके, देखो, मॉम, मदर के एग रहता है, ओवम रहता है, ओवम में स्पर्म्स आके मिलता है। ओके, स्पर्म्स में ये न्यूक्लियस, ठीक है, ये ओवम की न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस में स्पर्म्स आके मिलता है, फिर ये क्या बन जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है। स्पर्म जैसे ओवरी के ओवम के न्यूक्लियस से मिलेगा, फर्टिलाइज होगा, फिर जायगोट बन जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जायगोट के स्टेज में जो सेल्स रहते हैं उसको हम एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स बोलते हैं। ठीक है, द जायगोट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, अब देखो जायगोट्स जो बनता है, एक बड़ा सा जायगोट बनता है, ये छोटे छोटे सेल में डिवाइड होता है, ये छोटे छोटे जिस सेल्स में डिवाइड होता है तो ये बनता है एम्ब्रॉय। अब ये जो सेल्स रहते हैं ये स्पेशलाइज नहीं रहते, दे आर टोटीपोटेंट। ठीक है, दे आर टोटीपोटेंट, एम्ब्रॉयनिक। ओके, एम्ब्रॉयनिक टोटीपोटेंट मतलब ये छोटे छोटे सेल, कोई हो सकता है आंख बने, कोई कान बने बने, कोई हेड बने, ठीक है, कोई फीट बने, किसी भी फॉर्म में, ये कोई किडनी बने, कोई लीवर बने, किसी भी फॉर्म में इवॉल्व हो सकता है, मतलब दे आर नॉन स्पेशलाइज्ड। ओके, अब फर्दर जब सेल डिवीजन होता है तो जब फीटस बन जाता है, फोटस बन जाता है, तो इसमें आप देखोगे कि थोड़े से 3 4 5 महीने के बाद बच्चों के आंख कान, एक मतलब प्रेग्नेंट लेडी के 4 5 महीने की प्रेगनेंसी के बाद बच्चों के पूरे बॉडी का शेप दिखने लग जाता है, तो वो जायगोट हो जाता है। यहाँ पे सेल स्पेशलाइज हो जाते हैं, मतलब हैंड, हेड, आईज, किडनी सेल स्पेशलाइज हो जाते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे, इस ये होता है एक्चुअल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी में अभी तक क्या क्या टेक्नोलॉजी से किस टाइप की रिप्रोडक्शन, क्या टेक्नोलॉजी कहां तक जा चुका है, इसको हम बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ये आपका नेचुरल प्रोसेस हो गया रिप्रोडक्शन, या फिर जो भी लाइफ एग्जिस्टेंस में आती है। ओके, अब बायोटेक्नोलॉजीज में क्या छेड़छाड़ करता है। ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझना। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, आई वुड से मोस्टेस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आपने नाम सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या होता है, यहाँ पे जो एग रहता है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ। एग जो रहता है, एग और जो स्पर्म्स रहते हैं, ठीक है, इनको स्पर्म्स को, देखो नेचुरल प्रोसेस में हमें पता है कैसे करके रिप्रोडक्शन होता है। अब इन विट्रो में एग और स्पर्म्स को, दिस इज द एग एंड दिस इज स्पर्म्स, इसको लैब में फर्टिलाइज करवाया जाता है। और जैसे ही ये फर्टिलाइज होके क्या बनता है हमारे अगले स्टेज में, जायगोट बनता है। जायगोट को उठा के, ठीक है, जो मॉम के वूम्ब, ओके, वूम्ब यूटेरस में प्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं इन विट्रो, मतलब लैब में फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी। क्यों हो पाता है, अगर किसी प्रोसेस से, नेचुरल प्रोसेस से स्पर्म्स और एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा। ठीक है, ओके। अब सेकंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में आता है। ओके, सेकंड टेक्निक इज एम्ब्रॉय
ट्रांसफर टेक्निक, एम्ब्रॉय ट्रांसफर टेक्निक। ओके, व्हाट इज दिस एम्ब्रॉय ट्रांसफर टेक्निक? ठीक है, आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जायगोट, अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस हो रहा है। ओके, यहां पे जायगोट के बाद क्या बनता है, सेल्स डिवीजन के बाद एम्ब्रॉय बनता है, एम्ब्रॉय थर्ड स्टेज में बनता है, सेकंड स्टेज में जायगोट, जायगोट के बाद थर्ड स्टेज में जहां पे सेल डिवाइड होने लग जाते हैं छोटे छोटे, तो एम्ब्रॉय बनता है। तो यहाँ पे क्या रहता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेम स्टेज होते हैं, दिस इज ओवरी, दिस इज स्पर्म्स, जायगोट बनता है और फिर आपका एम्ब्रॉय बनता है। अब एम्ब्रॉय को लेके वूम में डाला जाता है। यहाँ पे क्या जायगोट को वूम में डाला जा रहा था, यहाँ पे एम्ब्रॉय को वूम में डाला जाता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? इसमें और एडवांस स्टेज है। थर्ड हम बात करेंगे सरोगेसी, इससे रिगार्डिंग हम बिल भी आए हैं। ओके, देयर आर वेरियस बिल्स आल्सो, कमर्शियल सरोगेसी को इंडिया में प्रोहिबिट भी करके मतलब किया हुआ है। ओके, सरोगेसी और मैं आपको ट्रिपल पेरेंट बेबी को साथ में समझाऊंगा। आई विल एक्सप्लेन सरोगेसी एंड ट्रिपल पेरेंट बेबी टुगेदर। सरोगेसी और ट्रिपल पेरेंट बेबी। अब लेट्स से ये वुमेन का ओवरी है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे ओवरी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। व्हाट्स हैपनिंग भाई, पता चल गया जो मदर के मॉम के जो माइटोकॉन्ड्रिया में देयर इज सम अदर काइंड ऑफ डिफेक्ट। अब जो पेरेंट्स को पता चल गया, उनको लगा कि भाई ये चीज हमें बच्चों तक लेके नहीं जानी है। ओके, इसे हमें बच्चों तक लेके नहीं जाना है। तो व्हाट वुड हैपन, ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाएगा। ओके, जो न्यूक्लियस रहेगा, ओके, न्यूक्लियस को क्या कर दिया जाएगा, ये ओवम से न्यूक्लियस को निकाल दिया जाएगा लैब में, और इसके साथ स्पर्म्स को रिएक्ट करवाया जाएगा, ओवरी एंड स्पर्म्स। तो जैसे न्यूक्लियस एंड ओवम, जो न्यूक्लियस एंड स्पर्म्स की मीटिंग हो जाएगी, तो इसका क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब ये जो फर्टिलाइज्ड न्यूक्लियस रहेगा, इस फर्टिलाइज्ड न्यूक्लियस को क्या करेंगे, इट वुड बी प्लेस्ड इन अनदर लेडीज वूम्ब, किसी दूसरे लेडी के ओवम में रख दिया जाएगा। ओके, दिस इज द थर्ड लेडी। ओके, लेट्स से दिस इज मॉम M1, स्पर्म्स ऑफ फादर F1, और ये थर्ड लेडी होगी M2। मॉम के ओवम में इस फर्टिलाइज्ड न्यूक्लियर को ले जाके प्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, ये फर्टिलाइज्ड न्यूक्लियर को ले जाके न्यूक्लियस को ले जाके प्लेस कर दिया जाएगा, जो कि स्पर्म से ऑलरेडी फर्टिलाइज हो चुके हैं। अब इसका देखो, इसकी प्रोसेस के लिए क्या करना पड़ेगा, जो मॉम 2 है, इनके जो ओवरी का जो न्यूक्लियस है, इसको मैकेनिकली रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब इस ओवम को क्या करते हैं, ठीक है, ये ओवम को M2 के ही वोम में प्लेस कर देते हैं, एंड M2 बिकम्स प्रेग्नेंट। ठीक है, तो इट इज सेट टू बी ट्रिपल पेरेंट बेबी। कैसे, M1 F1 और M2 का इन्वॉल्वमेंट। कैसे, M1 का क्या रहेगा इसमें, मदर वन का क्या रहेगा, ओनली न्यूक्लियस ऑफ ओवम, फादर वन के क्या रहेंगे, स्पर्म्स। ठीक है, M2 का क्या रहेगा, ओवम प्लस वोम, 9 महीने के लिए वोम में M2 बच्चा को क्या पैदा करेगी। दिस इज सेट टू बी ट्रिपल पेरेंट बेबी और सरोगेसी। इंडिया में सरोगेसी का रेट बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा था। द रेट ऑफ सरोगेसी वॉज वेरी वेरी हाई इन इंडिया। इसको कमर्शियलाइज इतना ज्यादा हो रहा था, तो इसको अभी गवर्नमेंट ने रेगुलेट किया। तो इससे फायदा क्या हुआ, जो M1 का जो ओवम था, उसमें जो माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज था, वहां से देखो हमने M1 से क्या लिया, सिर्फ न्यूक्लियस को लिया, माइटोकॉन्ड्रिया को पीछे छोड़ दिया। अब ये M2 के माइटोकॉन्ड्रिया एकदम फिट फाट है, तो बच्चे में जो मदर M1 ओरिजिनल मदर की जो माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज है, ये बच्चों में नहीं जाएगा। ये सब हो कैसे रहा है, हाउ ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग, ये सारी चीजें हो रही है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी लैब में। इसी को बोलते हैं हम
व्हाट डू वी कॉल ट्रिपल पेरेंट बेबी सरोगेसी। और एक और टेक्निक बोला जाता है, दिस टेक्निक इज ऑल्सो सेड टू बी प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। जहां पे क्या किया जा रहा है, जो फर्टिलाइज्ड न्यूक्लियस है, फर्टिलाइज्ड न्यूक्लियस इज रिमूव एंड प्लेस्ड इनटू द वोम ओवम ऑफ अदर मदर। ओवम में डालते हैं, फिर वो किसी दूसरे मदर के मुंह में डलती है। ठीक है, इट इज सेड टू बी प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, ट्रिपल पेरेंट बेबी सरोगेसी। आई होप बहुत अच्छे से ये टेक्निक समझ में आए। ओके, मेनी टाइम्स क्वेश्चंस बन चुके हैं, आप पीवाईक्यू उठा के सॉल्व करोगे, अब देखना आपको समझ में आएगी चीजें। ठीक है, तो सरोगेसी के बारे में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सरोगेसी। ओके, अब एक टेक्निक होता है आर्टिफिशियल, ओके, इंसेमिनेशन। इसमें क्या हो जाता है, स्पर्म्स आर समवॉट वीक, ताकि ये ओवरी तक पहुंच के प्रॉपर वे में फर्टिलाइज नहीं कर पाते, तो यहाँ पे स्पर्म्स को आर्टिफिशियली इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब एक टेक्निक हो गया, द नेक्स्ट टेक्निक इज आर्टिफिशियल वोम्ब। इसको हम बोलते हैं बायो बैग भी। व्हाट हैपेंस इन दिस? ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है, एक एमोनेटिक फ्लूइड बनाया जाता है, फ्लूइड के अंदर एक आर्टिफिशियल वोम क्रिएट किया जाता है। ये एक कमर्शियल, जो हमने कमर्शियल सरोगेसी देखी ना, इसका ऑल्टरनेट है। इसमें क्या किया जा रहा है, M1 F1 रहेंगे, मदर वन फादर वन रहेंगे, बट वूम्ब क्या रहेगा, ये आर्टिफिशियल वूम्ब रहेगा। ओके, आर्टिफिशियल वूम्ब जिसमें एमोनिया का फ्लूइड रहेगा, एमोनिया फ्लूइड रहेगा, और यहाँ पे बच्चे पैदा होंगे, पूरे मशीन में 9 महीने तक बच्चे रहेंगे। इस टेक्निक के थ्रू कौन डेवलप हुआ है रिसेंटली? राइनो, व्हाइट राइनो, जो कि एक्सटेंट हो चुके थे सूडान से, सूडान में लास्ट पाए गए थे, वर्ल्ड से एक्सटेंट हो चुके थे। इस टेक्नोलॉजी के थ्रू राइनोस को वापस से रीडेवलप किया गया है। ठीक है, अब इसमें एक और टेक्निक आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैटरनल स्पिंडल। सेम चीज होती है, बट डिफरेंस क्या रहता है कि न्यूक्लियस को फर्टिलाइज होने के पहले ही, न्यूक्लियस को फर्टिलाइज होने के पहले ही ओरिजिनल मॉम के ओवरी से रिमूव कर दिया जाता है। क्लियर? ओके, बाकी इतने डिटेल में नहीं जाओगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप यहां तक चीज आप लोगों को समझ में आएंगे। ओके, अब देखो हम कुछ यहाँ पे बात करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसके एप्लीकेशन इन सब के बारे में, स्टेम सेल। ठीक है, अब देखो कुछ हम बात करेंगे ट्रिपल पेरेंट बेबी। ट्रिपल पेरेंट बेबी के बारे में हम बात कर चुके हैं। व्हाट इज ट्रिपल पेरेंट बेबी? मैटरनल माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, फर्टिलाइज होने के बाद ट्रांसफर करते हैं, एंड इन विट्रो बिफोर फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी। ओके, वी हैव सीन ऑल द थिंग्स, सारी चीजों को हम देख चुके हैं। क्लियर? प्रोसेस पता होना चाहिए, बस यू शुड नो द प्रोसेस। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रिपल पेरेंट बेबी पे जो एक्चुअल फर्टिलाइजेशन हो रहा था, यहाँ पे ये ओरिजिनल मॉम के अंदर ही हो रहा था, फिर फर्टिलाइज्ड एग को रिमूव करके आर्टिफिशियल किसी दूसरे वोम में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, बट अगर टाइमिंग चेंज हो जा रही है, ओके, अगर फर्टिलाइजेशन के पहले ही निकाल दिया तो इसको इनविट्रो, फर्टिलाइजेशन के पहले ही न्यूक्लियस, ओवरी से न्यूक्लियस को निकाल दिया तो इसे इनविट्रो बोलते, कुछ नहीं है। ओके, अब एक मैं चीज आपको बता रहा हूं, स्टेम सेल थेरेपी, ये सारी जीन थेरेपी, इन सब के बारे में विल टॉक अबाउट। ठीक है, अब कुछ कुछ मैं आपसे दूसरे टेक्निक्स डिस्कस करूंगा, विल डिस्कस सम ऑफ द अदर टेक्निक्स। ठीक है, उसके पहले एक मैं आपसे एक और चीज डिस्कस करूंगा, क्लोनिंग। व्हाट इज क्लोनिंग? ठीक है, क्लोनिंग में याद रखना, एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन है, सोमैटिक सेल का यूज होता है। सोमैटिक सेल जो आगे अपन ने देखा था, जैसे स्किन बोन सेल, होता क्या है, इसके लिए किसी भी टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती। लेट्स से, ओके, लेट्स से दिस इज मॉम, मॉम की ओवरी है और ये मॉम का न्यूक्लियस है। ओके, व्हाट हैपेंस, ओवरी के न्यूक्लियस को रिमूव किया जाएगा,
फिर सोमैटिक सेल आपके स्किन बोन में होता है, एक सोमैटिक सेल को निकाला जाएगा, सोमैटिक सेल के न्यूक्लियस को निकाला जाएगा, और सोमैटिक सेल के न्यूक्लियस को डायरेक्टली कहां पे प्लेस कर दिया जाएगा, ओवरी के न्यूक्लियस में, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, इसका फर्टिलाइजेशन हो गया। बात क्या हो रहा है, देखो पहले फर्टिलाइजेशन स्पर्म्स के थ्रू हो रहा था रिप्रोडक्शन में, यहाँ पे हम मेडिकल टेक्नोलॉजी में स्पर्म्स के थ्रू न्यूक्लियस को फर्टिलाइज नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली किसी दूसरे सोमैटिक सेल, स्किन सेल, ब्लड सेल्स, मतलब या फिर किसी भी बोन सेल को निकाल के उसके न्यूक्लियस को निकाल के ओवरी में रख दे रहे हैं। तो इससे हो क्या रहा है, इससे जो न्यू चाइल्ड बन रहा है, इट वुड बी 100% रेप्लिका ऑफ मॉम, क्योंकि मॉम के सोमैटिक सेल को लिया था उनके स्किन से, मतलब हम शक्ल जो बोलते हैं ना, हम शक्ल इससे बन जाता है। अब इसको कमर्शियली बैन करके रखा है, क्योंकि इसमें एथिकल कंसिडरेशंस आता है। लेट्स से भाई बराक हुसैन ओबामा, ओके, डोनाल्ड ट्रंप के 5 हम शक्ल बना दिए, तो इट वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। इस पूरी टेक्नोलॉजी को ऑल अक्रॉस क्लोनिंग को वर्ल्ड वाइड में बैन करके रखा है। याद रखना, क्लोनिंग में स्टेम सेल का यूज नहीं होता, क्लोनिंग में यूज होता है सोमैटिक सेल का, ठीक है। ओके, अब स्टेम सेल की कुछ कुछ थेरेपीज होती है। स्टेम सेल के थ्रू देखो हम किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं स्टेम सेल को। स्टेम सेल की खास बात क्या रहती है कि उसी टाइप के सेल में डेवलप होता है। लेट्स से कि अगर मैं बता रहा हूं आपको कि अगर किडनी सेल है, ओके, स्टेम सेल अगर किडनी में है, तो ये सिर्फ और सिर्फ किडनी में ही डेवलप होगा। नीदर इट्स टोटीपोटेंट, नीदर इट्स प्लूरीपोटेंट, नीदर इट्स ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हमने स्टेम सेल्स को देखे थे, अगर आप भूल जा रहे हो तो याद दिलाने का काम है ना। जस्ट अ मिनट, ओके। हाँ, सोमैटिक सेल के बारे में हमने देखे थे। सोमैटिक सेल, आई एम सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। सोमैटिक सेल आपके बोन मैरो इन सब में होता है। व्हाट वी हैव सीन, हमने सोमैटिक सेल्स को देखा था, वी हैव सीन द सोमैटिक सेल्स दैट की सेम टाइप के सेल में, जैसे स्किन सेल स्किन में बने गए इस टाइप के। बट हम बात करते हैं स्टेम सेल। स्टेम सेल में हमने ये चीजें, ओलिगोपोटेंसी, ये सारी चीजें देखी, ओके। अब ये स्टेम सेल से देखो, स्टेम सेल आपके यहाँ पे देखने को मिलेंगे एम्ब्रॉय वाले स्टेज पे, ये आपके स्टेम सेल, दिस टाइप ऑफ स्टेम सेल जो कि नॉन स्पेशलाइज रहते हैं, किसी भी ऑर्गन में डेवलप हो सकता है, इट कैन डेवलप इनटू एनी ऑर्गन, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंट। बट जो दूसरे टाइप के स्टेम सेल रहते हैं, अडल्ट स्टेम सेल, ये हमारे बोन मैरो में मिलते हैं, डेट इज ओलिगोपोटेंट, कुछ ही टाइप में डेवलप हो सकते हैं। अब स्टेम सेल का एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, मैं आपको एप्लीकेशन को दिखाता हूँ। ये देखिए, स्टेम सेल थेरेपी। देखो कई बार क्या होता है, जैसे प्रॉब्लम्स आती है, भाई किसी का किडनी फेलियर हो गया, लेट्स से, अब कोई इंडिविजुअल है उसका किडनी फेल हो गया, ठीक है। तो व्हाट वुड हैपन, ठीक है, उस इंसान की किसी स्टेम सेल, ठीक है, बोन मैरो से उसके स्टेम सेल को लेंगे, और उसके स्टेम सेल को, ठीक है, हमें अगर किडनी में, लेट्स से 2 किडनीज होती है, एक इंसान की एक किडनी फेल हो गई, तो क्या करेंगे, हम उस स्टेम सेल को लेके ह्यूमन लाइक सिमिलर एनिमल्स, लाइक फॉर पिग बहुत कॉमन है, पिग के अंदर हम उस किडनी को ग्रो करेंगे, ओके। हम पिग के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू उस स्टेम सेल्स को इंजेक्ट कर देंगे, और पिग के थ्रू हम क्या करेंगे, उस ऑर्गन को ग्रो करेंगे। जैसे छोटा सा पिगलेट रहता है, वो जैसे ही बड़ा होता जाएगा, उसकी ह्यूमन टाइप किडनी उसके अंदर ग्रो होती जाएगी। देखो टेक्नोलॉजी कितनी डेंजरस चीज है। फिर जैसे ही वो पिग थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, उस लायक हो जाएगा कि हम उसके पिग से ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, तो उस पिग को मार के उसकी किडनी को लेके क्या करेंगे, सीधा उस ह्यूमन में दूसरी किडनी को लगा देंगे। दिस इज सेड टू बी ऑर्गन ट्रांसप्लांट, क्लियर। टिश्यू रिपेयर के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। लेट्स से कि किसी इंसान के मसल्स, भाई एज हो गए, मसल्स की ग्रोथ नहीं हो रही, चल नहीं पा रहे, थाइस के मसल्स में कुछ एक्सीडेंट हो गया, ग्रोथ वो नहीं हो पा रही, तो उनके स्टेम सेल्स को ले लिया जाएगा बोन मैरो, या फिर स्टेम सेल्स का बैंक भी बनाया जाता है, उस थाइस के मस्कुलर मसल्स के स्टेम सेल को लिया जाएगा, विद असिस्टेड टेक्नोलॉजी की मदद से उस स्टेम सेल्स को इंजेक्ट किया जाएगा थाइज में, और धीरे 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 उसमें, मतलब इंजेक्शन ये सारी चीज होगी कि वो नए मसल्स, नए नए टिश्यूज को रिपेयर करके नए मसल टिश्यूज क्रिएट करने लग जाएगा। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, देखो स्टेम सेल क्या होते हैं, स्टेम सेल्स को बैंक में स्टोर किया जाता है, ये हमारे बॉडी के लिए फॉरेन ऑब्जेक्ट है। और अगर हमारे बॉडी में, ध्यान से सुनना, अगर हमारे बॉडी में कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट आता है,
तो हमारे WBC जो हम हेल्थ और वैक्सीन में पढ़ेंगे, हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम उसके अगेंस्ट एक्ट करती है और उसको जाके अटैक करती है। तो कई बार इम्यून रिजेक्शन भी होता है और ऑटो इम्यून डिसीजेस वगैरह भी हो जाता है। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। ओके, अब ये स्टेम सेल्स की मैंने पूरी कहानी बता दी आप लोगों को। अब मैं थोड़ी सी कहानी आप लोगों के साथ खेलूंगा जीन्स की। जीन्स के कहानी में मैं जीन थेरेपी सारी चीजें बताऊंगा, आप लोगों को मजा आ जाएगा। GM क्रॉप्स, उसके एप्लीकेशन, जीन थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी, ठीक है, क्या होता है क्या जीन्स की, पूरे सारे खेल को मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं जीन्स। ठीक है, अब वी वुड कम बैक टू द जीन्स। जीन्स क्या होते हैं? ठीक है, ये प्रोटीन से बनते हैं, DNA के अंदर ये बेस पेयर्स होते हैं। ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को, ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्प्ले करता है। ओके, इट वुड डिस्प्ले अवर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब होता क्या है जीन्स में? ठीक है, जीन्स के बहुत मल्टीपल वेज रहते हैं। ठीक है, जीन्स का बहुत सारा मल्टीपल एप्लीकेशंस रहते हैं। इन एप्लीकेशंस को हम एक एक करके समझते हैं। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, जीन थेरेपी क्या होता है, जेनेटिक्स, जीन सीक्वेंसिंग क्या होता है, एवरीथिंग वुड बी वी वुड बी अंडरस्टैंडिंग इन वेरी वेरी डिटेल। अब जीन एक्सप्रेस कैसे होता है भाई? जीन्स तो ये छोटे छोटे हमारे न्यूक्लियस के अंदर बेस पेयर में रहते हैं, नाइट्रोजन के बेस पेयर रहते हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस। इससे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे दिखते हैं? अब पहली बात ये समझो कि जीन्स होते हैं हमारे DNA के अंदर। ठीक है, दिस इज DNA। ये छोटे छोटे DNA के अंदर क्या हो गए? जीन्स। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, अब लेट्स से भाई, जब मतलब रिप्रोडक्शन हुआ, कोई नए, लेट्स से कि न्यू बॉर्न बेबी है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्प्ले हो रहे हैं। मदर एंड फादर के मतलब जेनेटिक्स दोनों, XY क्रोमोसोम, सारी चीजें, क्रोमोसोम्स आ गए, जीन्स आ गए। ठीक है, मदर एंड फादर से क्या होता है? ठीक है, मदर एंड फादर से लेट्स से लड़का हुआ, मदर से X आया, फादर से Y आया, तो ये मदर एंड फादर के क्रोमोसोम्स आ गए। इन क्रोमोसोम से DNA बनेगा और DNA से इनके जीन्स क्या होंगे? डिकोड होके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे के बनेंगे। लेट्स से मदर अगर टॉल है तो हो सकता है बच्चा टॉल होगा, फादर अगर डार्क है तो हो सकता है बच्चा डार्क होगा, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। तो ये जीन्स कैसे एक्सप्रेस होते हैं? ठीक है, देखो, जीन क्या रहते हैं? DNA के अंदर जीन्स रहते हैं। ये क्या करते हैं? DNA का काम सिर्फ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, इसके अलावा और ये कुछ काम नहीं करता। ओके, अब ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें कहां पे हो रही है? सेल के अंदर। प्लीज रेफर द लेक्चर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजिकल बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी के लेक्चर के पास देखोगे तो ये चीजें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, अब होता क्या है, DNA किस में ट्रांसफर होता है? RNA। ओके, DNA इज गेटिंग ट्रांसफर्ड इनटू RNA। ठीक है, DNA कन्वर्ट होता है RNA में। ओके, अब इस प्रोसेस में जहां पे DNA RNA में डबल हेलिक्स से मैंने बताया था DNA, आप देखो DNA इज डबल हेलिक्स, RNA सिंगल हेलिक्स। ठीक है, जो DNA से RNA का जो ट्रांसलेशन, जो कन्वर्जन होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब एक RNA होता है मैसेंजर RNA। ओके, मैसेंजर RNA क्या करता है? ठीक है, DNA से जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन DNA के अंदर स्टोर्ड है, मैसेंजर RNA क्या करेगा? उसको, उस उन चीजों को ले जाके क्या करेगा? ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को ये ट्रांसफर करेगा और ट्रांसफर करके कहां पे लेके जाएगा? सेल में, जहां पे प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है। क्योंकि हमारे जीन्स, हमारा अगर किसी नए बच्चे का नया DNA RNA कुछ भी बनना है, DNA, तो भाई ये किससे? प्रोटीन से बनता है। और सेल के अंदर हमने ये चीज देखी है, सपोज दिस इज द सेल। सेल के अंदर प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम्स बनाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएंगे। तो ये मैसेंजर RNA, समझना मेरी बातों को ध्यान से, जो न्यूक्लियस से DNA को लेके, या फिर बाहर से कोई DNA आ रहा है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया से DNA को लेके, समझना, ये मैसेंजर RNA क्या करे, थोड़ा सा बड़े डायग्राम में दिखाता हूं तो आपको और बेटर क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, लेट्स से ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे DNA है। ओके, बाहर से DNA आ रहा है किसी दूसरे फॉर्म में, या फिर आपके माइटोकॉन्ड्रिया में DNA। तो मैसेंजर RNA का काम क्या रहेगा? मैसेंजर RNA यहां से mRNA, जो भी DNA की जो भी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है, उसको सिर्फ लेके कहां जाएगा? राइबोसोम के पास। क्योंकि राइबोसोम में प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है, प्रोटीन से DNA RNA बनता है।
अब राइबोसोम के पास जैसे ये पहुंच गए, राइबोसोम के पास आ जाएगा टीआरएनए। ओके, टीआरएनए मतलब ट्रांसलेशन आरएनए। जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए डीएनए से लेके आ रहा है, उसको ये क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। और ट्रांसलेट करेगा तो राइबोसोम एमोनिया एसिड से, एमोनिया एसिड से क्या करेगा, धीरे धीरे प्रोटीन बनाएगा। ओके, एमोनिया एसिड से प्रोटीन, प्रोटीन किससे बनता है, एमोनिया एसिड से बनेगा, प्रोटीन बनाएगा। और प्रोटीन से क्या होगा, प्रोटीन से नए फिजिकल, जो भी नया बच्चा है उसके नए डीएनए, उसके नए सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ये सब बनेंगे प्रोटीन से। अब लेट्स से भाई, जो यहां से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन आई थी कि लड़का टॉल होगा, तो मैसेंजर आरएनए ये लेके आया भाई, टॉल जीन्स लेके आया, ट्रांसलेट किए गए, ट्रांसलेशन में ऑर्डर दिया गया राइबोसोम को कि भाई जो ये ऑर्गन्स बनने, प्रोटीन बनने, टॉल वाले प्रोटीन्स बनने, तो लड़का के हाथ पांव, मतलब रिब्स, हाथ पांव, बॉडी साइज लंबी होगी। ठीक है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होंगे। ये पूरी प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये जो डीएनए से आरएनए में जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस, जो मतलब जो डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है, दिस प्रोसेस इज सेड टू बी, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब प्रोमोटर क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होता है, नो नीड टू फोकस ऑन इट। जितना मैंने बताया उतना समझ में आ गया तो आपका काम फॉर यूपीएससी इज डन। हमें अगर पीएचडी करनी है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं और भी बहुत डिटेल में प्रोमोटर क्या होते हैं ये सारी चीजें बता दूंगा आपको। ठीक है, ओके ओके। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन अगर आरएनए से डीएनए में बनेंगे, आगे ही अपन वैक्सीन में देखेंगे। जो अपना जो हम मतलब कोरोना के टाइम पे जो आरटीपीसीआर टेस्ट होता था, कोरोना वायरस, वायरस किस पे चलता था, आरएनए वायरस था, तो उसको पहले डीएनए में कन्वर्ट किया जाता था, आरटीपीसीआर में यही फिनोमेना होता था। ठीक है, अब एक टर्म आता है ट्रांसक्रिप्टोम। ट्रांसक्रिप्टोम, ठीक है, ट्रांसक्रिप्टोम क्या रहता है, ये कंप्लीट आरएनए के सेट होते हैं, जिसमें एमआरएनए, टीआरएनए, ओके, नॉन कोडिंग, जो कोडिंग नहीं करते, नॉन कोडिंग आरएनए, ओके, ये जितने भी टाइप्स ऑफ आरएनए हो गए उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्टोम। ठीक है, पूरे कंप्लीट आरएनए का सेट। बात समझ में आई? ठीक है, ये हो गया आपका जीन एक्सप्रेशन। अब इधर मैं आपको एक और टेक्नोलॉजी बता रहा हूं, आरएनए टेक्नोलॉजी, ये एनसीईआरटी में भी है, एंड इट हैज बीन आस्क्ड इन योर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है, दिस इज आरएनए, जिस टेक्नोलॉजी को जीन साइलेंसिंग भी बोलते हैं, यहीं पे समझाता हूँ। ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस टेक्नोलॉजी हियर इटसेल्फ। समझना, बस ध्यान से मेरी बातें समझते जाओ, आपको मजा आ जाएगा इसमें, ट्रस्ट में मजा आ जाएगा। ठीक है, अब आरएनए टेक्नोलॉजी, ये जीन साइलेंसिंग होता क्या है। ओके, जीन साइलेंसिंग या फिर आरएनएआई टेक्नोलॉजी 2019 का पीवाईक्यू है। ओके, अब लेट्स से ये पूरा एमआरएनए क्या कर रहा है, इसको ध्यान देना, ये पूरे डीएनए के जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेके जा रहे हैं। ओके, अब जीन्स में इंफॉर्मेशन है तो भाई देखो, जीन्स में कई डिफेक्ट भी हो सकते हैं। लेट्स से इस पूरे ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन में, ठीक है, सदर्न पार्ट में जिसमें मैं बॉक्स बना रहा हूं, ये वाला जीन जो है डिफेक्टिव है। लेट्स से डिफेक्टिव है, ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस का डिफेक्ट है। भाई हो सकता है कि मदर या फादर को नाइट ब्लाइंडनेस है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हमने देख लिया कि ये जो जीन है, ये जीन बच्चे में भी जा रहा है, तो बच्चा भी हो सकता है नाइट ब्लाइंड हो जाए। तो बायोटेक्नोलॉजी देखो कितनी बेहतरीन चीज है। ओके, एक गोंद होता है, गोंद को हम क्या बोलते हैं, लाइगेज, चिपकाने वाला इंस्ट्रूमेंट। इसको क्या किया जाता है, जस्ट बहुत ध्यान से सुनना। ओके, ये किसके पास जा रहा है, राइबोसोम के पास जा रहा है जीन एक्सप्रेशन के लिए, इट इज गोइंग टू राइबोसोम फॉर जीन एक्सप्रेशन। ओके, तो इसमें क्या किया जाता है, जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रहता है, इस पे हम कुछ ना कुछ चीजों को, जो ये डिफेक्टिव पार्ट है, लेट्स से ए के ऊपर हम कुछ ना कुछ पेस्ट कर देंगे। ओके, वी विल पेस्ट समथिंग।
ओके, डाइसर एंजाइम रहता है, उससे हम कुछ ना कुछ चीजें पेस्ट कर देते हैं। इस पेस्टिंग को क्या बोलते हैं? जीन साइलेंसिंग। अब देखो यहाँ पे कुछ मैंने गोंद टाइप का, बैंडेड टाइप का लगा दिया, जीन को साइलेंस कर दिया। अब जैसे ही ये एमआरएनए इसको लेके जाएगा, जैसे ही टीआरएनए ट्रांसलेशन आरएनए जैसे इसको डिकोड करेगा, तो ये सिर्फ इतने पार्ट को डिकोड करेगा। जो डिफेक्टिव वाला पार्ट था उस पे क्योंकि हमने गोंद लगा दिया, जीन को साइलेंस कर दिया, तो वो डिफेक्टिव पार्ट क्या होगा? वो डिफेक्टिव पार्ट टीआरएनए डिकोड नहीं करेगा एंड उस डिफेक्टिव पार्ट से रिलेटेड प्रोटीन नहीं बनेगा। अब उस डिफेक्टिव पार्ट से रिलेटेड प्रोटीन नहीं बना तो जो दिक्कत थी नाइट ब्लाइंडनेस, वो बच्चे में नहीं आएगी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। 2019 का पीवाईक्यू, इट इज द पीवाईक्यू ऑफ 2019। I hope it is crystal clear to you. ठीक है, यहां तक आई गेस चीजें समझ में आई। ठीक है, अब इन जीन्स के साथ और थोड़ा सा खेल करते हैं अपन। ठीक है, इन जीन्स के साथ थोड़ा सा और देखो, जीनोम सीक्वेंसिंग देख लिया अपन ने। इन जीन्स के बेस पेयर की स्टडी को, जैसे इंडिजन प्रोजेक्ट चल रहा है, जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, ये बेसिक प्रोजेक्ट चल रहा है। पीटी 365 जब मैं करंट अफेयर्स करवाऊंगा तो इसमें डिटेल में करवाऊंगा ये चीज आपको। ठीक है, अभी इस पे मैं वापस आऊंगा। ठीक है, अब इस जीन पे मैं थोड़ी सी छेड़खानी करूंगा। ठीक है, विल डू सम काइंड ऑफ छेड़खानी इन दिस टॉपिक। ठीक है, क्या होता है जीन थेरेपी, जीन एडिटिंग। ठीक है, सारी चीजों को मैं थोड़ा सा बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, बाकी फिर ये पूरे एप्लीकेशंस वाले पार्ट को यू कैन सी। ओके, पूरा मैं आपको, देखो मैं आपको ये बताना क्या चाह रहा हूं, आई विल गिव यू एवरीथिंग। आपको सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, रिटन फॉर्मेट में सारी चीजें आपको मिल जाएगी और एंड में पीवाईक्यूज भी दिख जाएंगे आपको। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग टू द पार्ट, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग और जेनेटिक एडिटिंग में क्या होता है? ओके, लेट्स से जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, ये कोई डीएनए, दिस इज द नॉर्मल डीएनए, इसमें अगर किसी न्यू डीएनए को इंसर्ट कर रहे हो तो इट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। जैसे जीएम क्रॉप्स, आगे जस्ट देखेंगे अपन, ट्रिपल पेरेंट बेबी, क्लोनिंग, ये सब इसके एग्जांपल्स हो गए। जीएम क्रॉप्स में क्या होता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा बीटी कॉटन। We'll see these things in very very detail. बीटी कॉटन में क्या होता है? ओके, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। बीटी कॉटन में कॉटन के अंदर सॉइल का एक बैक्टीरिया रहता है, उसके जीन्स को डाला जाता है, उसके डीएनए को डाला जाता है। और ये जो सॉइल के, जो मतलब जो सॉइल के बैक्टीरिया के डीएनए होते हैं, ये किसी भी टाइप, स्पेशली जो बुलवॉर्म होते हैं जो कॉटन के प्लांट को खराब कर देते हैं, उसके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंट रहता है। तो जैसे ही ये जीन्स कॉटन के अंदर आ जाते हैं तो कॉटन प्लांट भी पेस्ट अटैक के रेजिस्टेंट हो जाता है। ठीक है, पर जेनेटिक एडिटिंग में क्या रहता है, एक डीएनए हो गया, इसमें कोई नए डीएनए का एडिशन नहीं होता, इसमें डीएनए के पार्ट को रिमूवल या फिर इसी पार्ट को रिमूव करके दूसरे पार्ट में लगाना होता है। मतलब नो न्यू सब्सटेंसेस एडेड, सेम स्पीशी के अंदर ही छेड़खानी की जाती है। ओके, अब इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी आती है क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी। इट इज ए यूपीएससी पीवाईक्यू, 2018 में भी पूछ चुके हैं, 16 में भी पूछ चुके हैं। एक चाइनीज साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था, ये एक्चुअली एक टाइप का सिजर होता है। ये क्या करते हैं, डीएनए के कुछ पार्ट जो डिफेक्टिव पार्ट है, जो हमने जीन साइलेंसिंग टेक्निक पढ़ी, जीन साइलेंसिंग टेक्निक पे क्या होता है, ओके, लेट्स से दिस इज अ डीएनए, ये डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब इसका ये वाला पार्ट इज डिफेक्टिव, दिस पार्ट इज डिफेक्टिव, ब्लैक वाला। तो एक जीन साइलेंसिंग में हमने क्या देखा, इसके ऊपर कुछ चिपका देते हैं। अब जीन एडिटिंग में क्या होता है, क्रिस्पर कैस9 एक मॉलिक्यूलर सिजर टाइप का होता है, वो आएगा, इन दोनों पार्ट को पकड़ेगा और इसको सीधा कट कर देगा। मतलब इसको चिपकाएगा नहीं, इसको सीधा काट के अलग, डिफेक्टिव पार्ट को काट के अलग कर दिया। दिस टेक्नोलॉजीज ऑफ जीन एडिटिंग इज सेड टू बी क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्रिस्पर स्टोर इन्फॉर्मेशन रहता है, आरएनए रहता है, ये एक आरएनए मतलब वेक्टर रहता है जो गाइड करता है, और कैस9 जो रहते हैं सिजर रहता है, काट देता है। ठीक है, अब ये सिजर दो टाइप के होते हैं क्रिस्पर कैस9 के। ठीक है,
एंडो और एक्सो। एंडो मतलब अगर आप डीएनए को अंदर से काट रहे हो, एक्सो मतलब अगर डीएनए को बाहर से काट रहे हो, एज द नेम। इससे ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है अपन को। ओके, इससे ज्यादा दिमाग बिल्कुल मत लगाना। ओके, तो मॉलिक्यूलर जो क्रिस्पर कैस9, जो स्पेशली जो कैस9 होता है, सीजर होता है, एक होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये नेचुरली बैक्टीरिया के अंदर मिलता है। ओके, ये नेचुरली बैक्टीरिया के अंदर नेचुरल प्रोसेस के थ्रू होता है। ये क्या करता है, कैस सीजर का काम क्या रहता है, जीन्स को, डीएनए को काटना। अब कई ऑर्गेनिजम्स में देखो, भगवान की भी मतलब ये देखो, कई बैक्टीरिया, कई ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये टेक्नोलॉजी नेचुरली दे देता है, क्रिस्पर कैस9 को नेचुरली दे देता है, जो खुद से ही डिफेक्टिव जीन को काट देता है। बट क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है तो इसमें प्रेसिशन कम रहती है। अब हमने इससे सीख के एक साइट डायरेक्टेड एसडीएन टेक्नोलॉजी निकाली है। इसमें क्या रहता है, जीन्स को, डीएनए को निकाला जाता है, ठीक है, लैब में रखा जाता है। लैब में क्या किया जाता है, प्रॉपर प्रेसिशन के साथ, लेट्स से दिस पार्ट, दिस पार्ट में डिफेक्टिव है, प्रॉपर प्रेसिशन के साथ डिफेक्टिव जीन्स को काटा जाता है। ओके, इट इज साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस, इट इज डन इन लैब, दिस इज क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी। डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं, टैलेंट, क्रिस्पर कैस9, जिंक फिंगर न्यूक्लियस टेक्निक, आपको बस इसके नाम याद रखने हैं। अंदर क्या होता है, कैसे बाइंड होता है, कैसे प्रोमोटर होता है, कैसे रिस्ट्रिक्टर होता है, यूपीएससी के लिए। इसके बियॉन्ड यूपीएससी नहीं जाएगी, ठीक है, बियॉन्ड दिस यूपीएससी विल नॉट गो। ओके, ओके, लाइगेज मतलब ब्लू होता है। आई होप इट्स क्लियर। जीन एक्सप्रेशन, जीन साइलेंसिंग हमने देख ली। ओके, अब देखो दो और टर्म्स हम देखेंगे। ओके, जीन एडिटिंग हमने देख ली। अब जीन एडिटिंग के साथ एक और टर्म आता है, देयर इज वन मोर टर्म, जीन थेरेपी वर्सेस जीन एडिटिंग। क्या होता है दोनों में? जीन एडिटिंग देखो, इसमें क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी का ही यूज किया जाता है। लेट्स से दोनों में क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। क्रिस्पर कैस9, अब देखो दोनों में क्या हो रहा है, लेट्स से देयर इज अ ह्यूमन बीइंग, ए नाम का बंदा है, उसके किसी जीन में डिफेक्ट है, तो क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी से उसका जो डीएनए रहेगा, ठीक है, जो डिफेक्टिव पार्ट है उस पार्ट को हम क्रिस्पर कैस9 से काट देंगे, तो उस ए इंडिविजुअल की वो दिक्कत तो खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखो क्रिस्पर कैस9 में हम ये एप्लीकेशन यूज करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी का, और एडवांस में जब अपन पढ़ेंगे, नैनो टेक्नोलॉजी का जब अपन पढ़ेंगे। ओके, नैनो टेक्नोलॉजी में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन नैनो टेक्नोलॉजी, ये जो क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी, ओके, दिस क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी के साथ हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है, जो भी बॉडी के अंदर जहां पे भी डिफेक्टिव जीन है उसको सीधा काट के बाहर आ जाता है। ठीक है, फिर बॉडी धीरे धीरे डिफेक्टिव ऐसे रेप्लिकेट करती है खुद को कि वो डिफेक्टिव जीन धीरे धीरे रिमूव ही होने लगता है। दूसरा क्या हो गया, इन विवो टेक्निक, मतलब हम उस जीन को बाहर निकालते लैब में, बॉडी के बाहर, एच सी टू, बॉडी के बाहर हम उसको जीन को काट देते हैं। बट इसमें चीज डिफरेंस क्या हो जाता है कि जो जेनेटिक जो भी डिसीज रहेगी वो उस इंडिविजुअल की ही क्लियर होगी। लेट्स से इसका बच्चा हुआ बी, इस बच्चे को हो सकता है वापस से वो डिफेक्ट आ जाए, उसके जीन में वो डिफेक्ट आ जाए। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इसका एडवांस वर्जन है कि फ्यूचर में ए के बच्चे बी, बी के बच्चे सी, सी के बच्चे डी को किसी को भी इस पर्टिकुलर जीन का इम्पैक्ट ना हो, जो जीन डिफेक्ट ए में था, इसके लिए जीन एडिटिंग किया जाता है। जीन एडिटिंग में क्या जाता है, जो जर्म लाइन सेल रहता है, जैसे कि स्पर्म्स इन केस ऑफ मैन एंड ओवरी इन केस ऑफ वुमेन, ओवरी ओवम इन केस ऑफ वुमेन, यहां पे ये एडिटिंग की जाती है, क्योंकि यही जो सेल्स होते हैं, इन्हीं के क्रोमोसोम्स एक्स और वाई जो कि नए बच्चों में जाते हैं, और यहां पे अगर आपने क्रिस्पर कैस9 से एडिटिंग कर दी तो बच्चों में वो डिफेक्ट नहीं जाएगा। ये दोनों डिफरेंस होता है जीन थेरेपी एंड जीन एडिटिंग में। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, देखो इतने डिटेल में आई एम नॉट श्योर कि कोई आपको कराएगा कि नहीं कराएगा, ट्रस्ट मी। ठीक है, अब इसके हम एप्लीकेशंस वाले पार्ट को देख लेते हैं। जितना समझ में था इसके बियॉन्ड यूपीएससी नहीं जाएगी, करंट वाला जो पार्ट होगा पीटी 365 में कवर होगा, नो नीड टू वरी। ठीक है, अब इसके बियॉन्ड हम देखते हैं। ठीक है, विल सी सम ऑफ द एप्लीकेशंस। एग्रीकल्चर में एप्लीकेशंस है, जीएम क्रॉप्स, बायो फर्टिलाइजर्स,
ठीक है, एक एक करके रेलेवेंट चीजों को अपन देखेंगे। हालांकि जीएम क्रॉप्स, बायो फर्टिलाइजर्स हमने एनवायरमेंट में डिटेल में देखा है, यहाँ पे भी देखेंगे। स्टेम सेल थेरेपी हम देख चुके हैं। ओके, जीन थेरेपी वी हैव सीन। सिकल सेल एनीमिया, इसको ट्रीट करने के काम आता है। कार टी सेल्स, ठीक है, ये भी काम आता है कैंसर को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, सेल्स ये हम हेल्थ में डिटेल में देखेंगे, कार टी सेल्स। ओके, ठीक है, कार टी सेल्स हेल्थ में बहुत डिटेल में देखेंगे, जैसे इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर ही हेल्थ है। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन, ये सारी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इन सब में आएंगे अपन। ओके, सबसे पहले एग्रीकल्चर के एप्लीकेशंस को देख लेते हैं। विल सी सम ऑफ द एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे बीटी कॉटन। ओके, इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको बेटर वे में दिखे। अब बीटी कॉटन क्या रहता है, ठीक है, सॉइल, ठीक है, बॉलगार्ड जीन के नाम क्या रहते हैं, क्राई A1। ठीक है, व्हाट हैपेंस, यहां पे क्या किया जाता है बीटी कॉटन में, सॉइल के बैक्टीरिया को रिमूव करके जेनेटिक इंजीनियरिंग करके कॉटन के अंदर डाल दिया जाता है। तो उसके थ्रू क्या होता है, व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ इट, कि कॉटन की जो न्यू वैरायटी बनती है जिसको बीटी कॉटन बोलते हैं, ठीक है, बैसिलस thuringiensis कॉटन रहता है जो इस बैक्टीरिया का नाम है, दैट इज रेजिस्टेंट टू बुलवॉर्म। तो ये जो कॉटन वैरायटी होती है ये भी रेजिस्टेंट हो जाती है बुलवॉर्म के अगेंस्ट में। ठीक है, ऐसी बीटी ब्रिंजल, इंडिया में बीटी कॉटन को अप्रूवल मिला हुआ है। अप्रूवल कौन देते हैं, जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट चेंज के अंदर आते हैं। 2016 का यूपीएससी का पीवाईक्यू है। ठीक है, अब बीटी ब्रिंजल, बीटी ब्रिंजल ऐसी बैगन, ठीक है, प्रोडक्टिविटी बैगन की बढ़ाने के लिए बीटी ब्रिंजल बनाया गया था। ठीक है, इसमें जो जीन का नाम था जनक। ओके, आईसीआर ने डेवलप किया, याद रखना, आईसीआर ने डेवलप किया। जीन क्राइवन जीन है जो कि बीटी कॉटन के अंदर है पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए, बट इसको अप्रूवल नहीं मिला है। ओके, फिर आ जाता है गोल्डन राइस, जर्मन्स यूज करते हैं विटामिन ए की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, डैफोडिल प्लांट करके रहता है, ये एक जीन रहता है, मेज और बैक्टीरिया के जीन को राइस में लाया जाता है। फिलीपींस में इसको अलाउ कर दिया गया है, मेनली विटामिन ए के कंटेंट को बढ़ाने के लिए रहता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज सेड टू बी बायोफोर्टिफिकेशन ऑल्सो। ठीक है, ओके, बायोफोर्टिफिकेशन, फूड फोर्टिफिकेशन, सारे डिफरेंस को बताऊंगा मैं। ठीक है, फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या रहता है कि आप उसमें लेट्स से कि राइस में व्हाट यू आर डूइंग, आप एडिशनली कुछ मैक्रो न्यूट्रिशंस को ऐड कर रहे हो। बट अगर बायोफोर्टिफिकेशन में क्या होता है कि आप जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू उसी राइस के वैरायटी में अगर कुछ नए जीन्स को इंसर्ट करो जिसकी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जा रही है, तो उसे बायोफोर्टिफिकेशन बोलते हैं। वीट, ठीक है, वीट इंडिया में मतलब ये नहीं है। ओके, इंडिया में इट इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, बस आप रखना वीट भी चलता है इसमें। ठीक है, ड्राफ्ट जीन, ये लॉन्ग लॉन्ग कोलेपाइड्स कोलेप्टाइल्स, ये लॉन्ग रूट्स बनाने के लिए होता है ताकि डीप सो किया जा सके, मल्टीपल एरियाज में ग्रो किया जा सके। डीएम धारा, डीएम मस्टर्ड, ओके, दिस इज मस्टर्ड, मैं लिख देता हूं। ओके, आई जस्ट राइट अबाउट इट। ओके, जीएम मस्टर्ड। अब मैं जूम करता हूं थोड़ा सा। ओके, अब देखो, धरा ये वैरायटी है, देखो इसमें अलग अलग जीन्स है, वरुण है, अर्ली हीरा है। ठीक है, इसमें क्या किया जा रहा है, वरुण एक इंडियन वैरायटी का मस्टर्ड है एंड अर्ली हीरा ये यूरोपियन वैरायटी का मस्टर्ड है। इनके जीन्स को इंटरमिक्स करके जीएम मस्टर्ड बनाया जा रहा है। डेवलप किसने किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, डीयू। ठीक है, ये यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन आ चुका है कि क्या इसे आईसीआर ने डेवलप किया, नहीं, ये डीयू ने डेवलप किया है। ठीक है, ये हर्बिसाइड टॉलरेंट होता है। ओके, इट इज जनरली हर्बिसाइड्स जो रहते हैं टॉलरेंट रहते हैं, जैसे इसके अंदर जीन्स होते हैं बार, बर्नेस एंड बस्तर। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने तो सरसों के लिए इसको क्लियरेंस दे दिए थे, बट सुप्रीम कोर्ट ने स्टे मार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे क्यों मारा था, बोला था कि भाई सुनो, अगर इसके वजह से आपका इकोनॉमिक बेनिफिट तो हो जाएगा, बट अगर कोई इकोलॉजिकल कैस्केड हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सबसे बड़ा इशू था। ठीक है, इसलिए इसको रोक दिया गया था। ओके, फिर जीएम टोमेटो इंडिया में अलाउड नहीं है, आपको बस इतना याद रखना, फर्स्ट फूड यूएसए में अलाउड रहता है। बीटी रबर, ये बहुत ज्यादा न्यूज में है, असम में इसको ग्रो किया जाएगा। ठीक है, रबर जनरली एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाया जाता है, बट असम में से कोल्ड टेम्परेचर में ग्रो किया जाएगा।
इसके अंदर मैग्नीशियम सुपर ऑक्साइड के जीन्स डाले जाएंगे, ठीक है। मैग्नीशियम सुपर ऑक्साइड के जीन्स डाले जाएंगे ताकि माउंटेन रीजन में भी रबर को ग्रो किया जा सके। अर्कासोबा ये जीएम मैरीगोल्ड गेंदे के फूल का एक वैरायटी होता है। बस आपको जितनी चीजें बता रहा हूं उतना ही याद रखना है, पीडीएफ आपको इसका मिल जाएगा, ठीक है। ओके तो जो जो चीजें मैंने आपको बताई है, न्यूट्रिशनल वैल्यू, ठीक है, जैसे कि आप गोल्डन राइस, सारी चीजें आप वी हैव डिस्कस, ठीक है। आपको सारी चीजें रिटन फॉर्मेट में यहाँ पे मिल जाएगी। विटामिन ई को बढ़ाने के लिए, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, शेल्फ लाइन बढ़ाने के लिए, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स देने के लिए, ओके। अब देखो यहाँ पे आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ओके। ट्रांसजेनिक प्लांट्स कैसे डेवलप होते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। बट नो नीड, जितनी चीजें मैंने बताई है मतलब वो सफिशिएंट है। बट फोमो ना हो जाए इसलिए मैं आपको ये चीजें दे दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही इट इज अ पीवाईक्यू, आर डीएनए टेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग अलाउज जीन्स टू बी ट्रांसफर्ड, ठीक है, ये पीवाईक्यू है। जेनेटिक इंजीनियरिंग कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, फ्रॉम एनिमल्स टू प्लांट्स, फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू हायर ऑर्गेनिजम्स। भाई हर जगह पॉसिबल है, एवरीवेयर इट इज पॉसिबल, कहीं से भी कहीं का जीन्स आप निकाल सकते हैं, ओके। अब दूसरा एग्रीकल्चरल यूज क्या है? बायोफ्यूल्स, ओके। बायोफ्यूल्स बेसिकली बहुत डिटेल में यूज मैंने आपको समझाया है एनवायरमेंट वाले मॉड्यूल में, ओके। इन एनवायरमेंट हम इसे बहुत डिटेल में बायोफ्यूल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। बायोफ्यूल्स में क्या किया जाता है? 4 जनरेशन के होते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में फूड क्रॉप्स होते हैं, सेकेंड जनरेशन में स्पेशल नॉन फूड क्रॉप्स रहते हैं, राइस खस्क रहते हैं, अलग प्लांट्स रहते हैं जैसे कि जट्रोफा, करंजा। थर्ड में एल्गी रहता है। फोर्थ स्टेज ऑफ जो बायोफ्यूल्स रहते हैं, बायोफ्यूल्स में बायोफ्यूल्स मतलब जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से जो फ्यूल बन रहे हैं, जैसे इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम चल रहा है, मिथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम चल रहा है, ओके। जो इंडिया की लीडरशिप में G20 के समिट में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी बना है, ये सब बायोफ्यूल्स में आ जाते हैं। जो प्लांट्स या फिर एनिमल्स के वेस्ट, इन सब से जो फ्यूल्स बनते हैं, जो गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल के साथ हम और उसकी जगह भी यूज कर सकते हैं ना, बायोफ्यूल्स बोलते हैं। फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इन फ्यूल्स को क्रिएट किया जाता है फॉर रनिंग कार्स। इनका फायदा क्या रहता है? दे आर वेरी वेरी एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बहुत कम होता है। डिटेल के लिए आप एनवायरमेंट वाले लेक्चर्स को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। बायोफोर्टिफिकेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू आप क्या कर रहे हो? इसमें विटामिन न्यूट्रिशन के कंटेंट को बढ़ा दिया जा रहा है, ओके, ठीक है। दिस वी हैव टॉक्ड अबाउट इन वेरी वेरी डिटेल, ओके। बायोफोर्टिफिकेशन, ऑलराइट। जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऐसे जीन्स, ऐसे विटामिन, ऐसे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिशन को ऐड कर दिए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल गोल्डन राइस, ओके। इसमें हम आर्टिफिशियली ऐसे जीन्स को इंसर्ट कर रहे हैं कि विटामिन ए, जिंक, ये सब ज्यादा मिल रहा है, सुपर राइस, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने की, ओके। ये आपके बायोफ्यूल्स के टाइप्स हो गए, ठीक है। दे आर सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स, स्वीट पोटैटो, ये सारी चीजें आपके कई बार आ जाते हैं, ठीक है, ओके। ये क्या क्या रहता है, और इन्हीं चीजों को हम बायो फोर्टिफिकेशन के लिए भी यूज करते हैं। क्या क्या काम रहते हैं, किसके अंदर क्या क्या चीज रहती है, यू कैन जस्ट रीड इट वंस, ठीक है। जीटी क्रॉप्स, ये सारी चीजें, ओके। वी ऑल्सो, मतलब इसका हम बायो फर्टिलाइजर्स भी बना सकते हैं, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर को भी हम बूस्ट कर सकते हैं, ओके। Other than resistant to pests, what are the prospects for which genetic engineering plants have been created? PYQ है। ड्रॉट विथस्टैंड करने के लिए बिल्कुल पॉसिबल है, न्यूट्रिशनल वैल्यू बिल्कुल, शेल्फ लाइफ इंक्रीज करना बिल्कुल, टू एनेबल देम टू ग्रो एंड टू डू फोटोसिंथेसिस इन स्पेसशिप एंड स्पेस स्टेशन। ये बहुत फालतू चीज लग रही है इस ऑप्शन को, आप देखो भाई, इतने भी आगे नहीं पहुंची भाई, स्पेस स्टेशन स्पेसशिप में इंसान ही प्रॉपर वे में ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा, अब क्या यहाँ पे आप जेनेटिकली इंजीनियरिंग करोगे? तो ये आपका बहुत ही एब्सर्ड को ऑप्शन लग रहा है, तो थर्ड को आप हटा दोगे तो सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इतना भी नहीं पहुंच पा रहे कि भाई कुछ भी कर दे स्पेस में, जहाँ पे कुछ रिसोर्सेस ही नहीं है, स्पेस में इंसान तक नहीं पहुंच पा रहा, जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे कर लोगे? दिमाग लगाओ, ओके। ओके, कमिंग बैक टू द डिफरेंट एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये चीज हमने देखी, ओके, वी हैव सीन दिस थिंग्स। अब देखो, इसके एप्लीकेशंस में और डिफरेंट डोमेन्स होते हैं। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है जिसके एप्लीकेशंस हमने देखे। रेड बायोटेक्नोलॉजी हेल्थ एंड वैक्सीन्स होता है।
नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारे डिटेल में हेल्थ एंड वैक्सीनेशन के ऊपर, इम्यूनिटी के ऊपर ही चैप्टर है, ठीक है। एंटीबायोटिक, स्टेम सेल थेरेपी, इन्हीं के ऊपर चैप्टर है, जैसे कि कमर्स, ट्रिपल पेरेंट बेबी क्लोनिंग, ये सब इसमें आ जाएगा। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी मेरीन इंजीनियरिंग में यूज आएगा, ओके। व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल प्रोसेस, फूड प्रोडक्शन। ग्रे बायोटेक्नोलॉजी, ओके, पोल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए, अभी देखेंगे इसके एग्जांपल। ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी डेजर्ट्स के मैनेजमेंट, ठीक है, इस टाइप के क्रॉप्स को ग्रो करना, जैसे जीएम कैक्टस, इस टाइप के क्रॉप्स को ग्रो करना जो कि बिना पानी, मिनिमम पानी, हीट, टेम्परेचर कहीं पे भी ग्रो हो सके, ओके। ये यूएनसीसीडी यूज कर रहा है टू रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट्स के एक्सपेंशन को रोकने के लिए काम कर रहा है, जैसे कि अरावली में चल रहा है ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ओके। वॉलेट बायोटेक्नोलॉजी, ओके, ये लॉस, एथिकल, मतलब ये हो गया कि ऐसा नहीं कि भाई, कई बार क्या होता है भाई, टेक्नोलॉजी से हम जीन को सिर्फ और सिर्फ जो हमें जीन्स चाहिए, लेट्स से हमारे अंदर कुछ अच्छे जीन्स भी होते हैं, कुछ बेकार जीन्स भी, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम ऐसा बच्चा भी पैदा कर सकते हैं, आर्टिफिशियल बेबी, जिसमें सिर्फ अच्छे अच्छे जीन्स रखे। भाई ऐसा बच्चा बनाना है जो आईएएस में रैंक 1 बना, आईआईटी में रैंक 1 बने, हाई मतलब आईक्यू लेवल डालना, तो ऐसे जीन्स तो ये कुदरत के अगेंस्ट हो जाएगा। तो ये लॉज वगैरह वॉलेट बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। डार्क बायोटेक्नोलॉजी जो बायोलॉजिकल वेपन्स बनते हैं, सारिन गैस, मस्टर्ड गैस, उसमें ये चीज यूज होती है, ठीक है। मेडिकल एप्लीकेशंस, हम जीन थेरेपी के बारे में देख चुके हैं, ओके, ये सारी ट्रिपल पेरेंट बेबी, एवरीथिंग वी हैव टॉक्ड अबाउट, ओके। ड्रग्स, ये पूरे डिटेल में सेशन हमारे वैक्सीन के ऊपर देखेंगे, ओके। जेनेटिक मेकअप वैक्सीन, ये जस्ट नेक्स्ट सेशन में सारी चीज आएगी। वायरल, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बनाना, एमआरएनए वैक्सीन बनाना, ठीक है। एग्रीकल्चर एप्लीकेशन जस्ट वी हैव सीन, ठीक है। बायोफ्यूल्स, बायोफोर्टिफिकेशन, जीटी क्रॉप्स, ओके। व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी, ये आपके इंडस्ट्रियल प्रोसेस में होता है, ओके। जैसे कि आपका व्हाट, मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंक्रीज द रेट ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, अल्कोहल, एसिड, इन सब बनाने की के यूज में होता है, ठीक है। ये प्रिजर्वेटिव्स, पिकल्स, अचार में रखने के लिए काम में आ जाता है, ओके। मेनी टाइम्स बायोफ्यूल, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स हमने देखे, क्लियर। पोल्यूशन को क्लीन करने के लिए होता है बायो एब्जॉर्प्शन, हैवी मेटालिक पोल्यूशन को क्लीन करने के लिए, ओके। बायो माइनिंग, ठीक है, डिजायर्ड मिनरल्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म के मदद से, ठीक है, प्लांट्स माइक्रोब्स के मदद से डिजायर्ड मिनरल्स को निकालने के एक तरीके की माइनिंग के, ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से अगर हम माइनिंग कर रहे हैं तो उसे बायो माइनिंग बोलते हैं, ठीक है, ओके। क्या प्रोसेस होती है, क्या होता है, हमें जानने की जरूरत नहीं, बस हमें प्रोसेस पता होना चाहिए। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, ये मेजर काम क्या रहती है, ब्लू रेवोल्यूशन में काम आएगा, ठीक है, HYV वैरायटी सीड्स बनाने के लिए, ताकि फिशेस की बेटर न्यूट्रिशनल क्वालिटी में आ सके, बेटर सीड्स दे सके, ओके। क्लीन वाटर, इसमें और एनवायरमेंट पोल्यूटेंट्स को क्लीन करने के लिए फॉर एग्जांपल ऑयल जैपर टेक्नोलॉजी होती है, एक टाइप का बैक्टीरिया रहता है, लेट्स से दिस इज वाटर, अब कोई ऑयल पोल्यूशन हुआ, ऑयल पोल्यूशन, ऑयल के वाटर के ऊपर ब्लैक कलर की ऑयल की लेयर छू गई, तो ये ऑयल जैपर, ये बैक्टीरिया रहते हैं, बैक्टीरिया को अगर हम इसके ऊपर छोड़ देंगे तो ये पूरे ऑयल को खा जाता है और पूरे वाटर को क्लीन कर देता है, ये हाइड्रोकार्बन्स को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देता है। ट्रांसजेनिक एक्वाटिक ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए भी बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, हम प्रोसेस यूज करते हैं क्लोनिंग, जैसे क्लोनिंग, फर्स्ट मेक्सिको में एक डॉली करके शीप थी, उसकी क्लोनिंग की गई थी, क्लोनिंग के बारे में मैंने बात किया, ओके। सोमैटिक सेल का जहां पे यूज होता है, स्टेम सेल का यूज नहीं होता, ठीक है। जैसे बफेलो में उनके मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उनकी जीन्स में वेरिएशन किया जाता है, जैसे हरियाणा में करनाल में जेनेटिक इंडिया का मतलब एनिमल बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग की कमेटी है, ठीक है। ये बेसिकली क्या देखती है, मिल्क प्रोडक्शन, बेटर क्वालिटी मिल्क को देने के लिए इंजेक्टेबल बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जीन्स को एनहांस करती है, बफेलो मिल्क की क्वालिटी, काउ मिल्क की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, ओके। बायो रेमेडिएशन, एनवायरमेंट क्लीनिंग, ओके। बायो रेमेडिएशन डिटेल में आपके एनवायरमेंट वाले चैप्टर्स में डील किया गया है, इन सीटू एक्सीटू विद डायग्राम, पोल्यूशन वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में बताया, ओके। क्या होता है इसमें, बायो रेमेडिएशन का सेम मतलब यही हो गया, ऑल जैपर टेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के मदद से अगर आप एनवायरमेंट को क्लीन कर रहे हो, ठीक है, जैसे नमामि गंगे मिशन,
बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स छोड़ दे रहे हैं जो कि वाटर, गंगा रिवर के पॉल्यूटेंट्स को पूरे तरीके से क्लीन अप कर दे रहे हैं। ऐसे एक होता है फाइटो रेमेडिएशन, जहाँ पे प्लांट्स प्योरीफाई करता है, जैसे कि मैंग्रोव्स वाटर को प्योरीफाई करता है, आर्सेनिक पोल्यूटेंट्स को हटाता है। इन सीटू क्या रहता है, लेट्स से एक सॉइल है, सॉइल बहुत ज्यादा कंटेमिनेटेड है, अब उसी के अंदर अगर आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को छोड़े और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पॉल्यूशंस को खत्म कर रहे हैं उसी साइड पे, तो उसे इन सीटू बोलते हैं। बट अगर आपने यहाँ से सॉइल को निकाल के किसी लैब में लेके गए, फिर सॉइल को बायोरेमेडिएशन की ट्रीट करके वापस से सॉइल को उसके ओरिजिनल लैंड पे छोड़ा, तो इसको बोलते हैं एक्स सीटू बायोरेमेडिएशन, मतलब उसके ओरिजिनल प्लेस से निकाल के दूसरे जगह ट्रीट करना। ठीक है, इन सीटू, एक्स सीटू, ये सारे टेक्निक्स, बायोस्पाजिंग, बायोवेंटिंग, all have been discussed in very detail in environment lectures। ठीक है, ऑल जैपर टेक्नोलॉजी यूपीएससी का पीवाईक्यू है। ओके, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी ऑफ रेमेडिएशन ऑफ ऑयली स्लज एंड ऑयल स्पिल्स। ठीक है, नाउ दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। आप इसे एक तरीके से पॉज करेंगे और ये भी पीवाईक्यू है, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, नहीं तो इसका आंसर आप खुद सर्च करके। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द होल सेशन, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऐसे ही कंप्लीट मॉड्यूल्स विद इन 15 आवर्स 10 to 12 क्लासेस के सेशंस होंगे, जहां पे कंप्लीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरे बेसिक्स के साथ मैं आपको कवर कराऊंगा, पीवाईक्यूज भी करवाऊंगा, साथ ही साथ पीडी 365 करंट अफेयर्स भी होगा, एंड दैट टू एट वेरी अफोर्डेबल रेट। इसका मतलब जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, and all the current aspects related to biotechnology would be covered in PT 365। Thank you so much, bye bye, take care and check it.